आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। अब तक जितने भी वीडियो मैंने बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बनाए हैं उस पर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस तरह का मटेरियल और अभी आपको चाहिए। और सारे मटेरियल जो है एनसीईआरटी बेस पे ही बनाए जा रहे हैं, तो आपने कमेंट को ज़रूर साझा करें और अपनी राय भी ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी अच्छे ढंग से कराई जा सके। और एक टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जो है आपको जो है डेली टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो निश्चित रूप से आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस पर जाके जो है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और जल्द ही मैं उस पर टॉपिक वाइज प्रश्नों के टेस्ट सीरीज़ को शुरू करने जा रहा हूँ, जो बिल्कुल निःशुल्क होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, कोई इसका चार्ज नहीं होगा। आप उससे जुड़ जाइएगा। और चलिए आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे। आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट है और ये पूरा लगभग कवर कर लेंगे एक ही वीडियो में। प्रैक्टिस टेस्ट को बड़े ध्यान से देखिएगा। और इसमें जो है एंशिएंट, मॉडर्न, मिडुअल और मॉडर्न तीनों प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के सभी भागों को इसमें समाहित किया गया है, इसमें शामिल किया गया है। वीडियो में प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को छांट करके जो है बनाया गया है वीडियो। और चलिए देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न हमारा है, मैकमोहन रेखा जो है, मैकमोहन रेखा किस संधि का परिणाम थी? आपके ऑप्शन हो जाएंगे, ए ऑप्शन हो जाएगा काबुल ट्रीटी 1893, बी ऑप्शन हो जाएगा ल्हासा ट्रीटी 1904 में, और नानजिंग ट्रीटी 1842, शिमला कन्वेंशन 1914। आपको बताना है कि इसमें से मैकमोहन रेखा जो है किस संधि का परिणाम है। कमेंट करके आप ये भी बताइएगा कि मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच की रेखा है। तो चलिए इसका उत्तर जान लेते हैं। तो मैकमोहन रेखा जो है यह शिमला कन्वेंशन 1914 का यह परिणाम है। उस संधि के तहत जो है, शिमला समझौता संधि के तहत जो है 1914 में यह अस्तित्व में आई थी मैकमोहन रेखा। और भारत और चीन के बीच में यह रेखा है, यह रेखा बनाई गई है, मैकमोहन रेखा। अब इसके बारे में और जान लेंगे कि मैकमोहन रेखा जो है किसके नाम पर है। तो सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर इस रेखा का नाम मैकमोहन पड़ा था। और वे भारत के उस समय तत्कालीन अंग्रेजी सरकार के विदेश सचिव थे। अब मैकमोहन रेखा की लंबाई जान लेंगे। तो मैकमोहन रेखा की लंबाई 890 किलोमीटर में है। तो इससे सारे प्रश्नों को आपने देख लिया, सारे कंफ्यूजन को देख लिया, सारे डिटेल को देख लिया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अंग्रेजी सम्राट ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर किस तिथि को हस्ताक्षर किए? प्रश्न आपका है, अंग्रेजी सम्राट ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर किस तारीख को हस्ताक्षर किया था? तो ऑप्शन आपके सामने है, 3 जून 1947, 26 जून 1947, 18 जुलाई 1947 या 31 जुलाई 1947। आपको बताना है इनमें से कौन है इसका उत्तर। तो 18 जुलाई 1947 को जो है अंग्रेजी सम्राट ने इस पे हस्ताक्षर किए थे, जिससे 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
तीसरा प्रश्न आज का है, शाही भारतीय नौसेना के नाविकों ने किस दिन विद्रोह किया था? ऑप्शन आपके हैं 8 फरवरी 1946, 18 फरवरी 1946, 18 जनवरी 1946 और 28 जनवरी 1946। आपको बताना है कि शाही भारतीय नौसेना के नाविकों ने किस दिन विद्रोह किया था। तो उन्होंने जो है 18 फरवरी 1946 को विद्रोह किया था। चौथा नंबर का प्रश्न है, गांधी जी के आह्वान पर दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? गांधी जी के आह्वान पर दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? ऑप्शन आपका है 12 मई 1930 को, 12 अप्रैल 1930, 12 मार्च 1930, 12 फरवरी 1930 को। ये चार ऑप्शन आपको बताने हैं, कौन इसमें सही होगा। गांधी जी के आह्वान पर दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? तो इसका ऑप्शन, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 12 मार्च 1930 को जो है दांडी मार्च शुरू किया गया था और यह 24 दिन तक चला था और 6 अप्रैल 1930 को जो है यह यात्रा इनकी समाप्त हुई थी। और नमक कानून के खिलाफ जो है यह शुरू किया गया था। पांचवा प्रश्न है आपका, महाभारत में महायुद्ध में भारत का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था उस समय अगस्त प्रस्ताव आया था और यह किस वायसराय ने इसको प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड लिनलिथगो या लॉर्ड माउंटबेटन। इनमें से कौन थे जो अगस्त प्रस्ताव को लाए थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो महोदय थे जिन्होंने अगस्त प्रस्ताव, जो उस समय के तत्कालीन वायसराय भी थे, और अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में अगस्त महीने में आया था, इसीलिए इसका नाम अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है। और इसमें जो है एक संविधान सभा बनाने की बात की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया था? असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया था, किस घटना के कारण? तो ऑप्शन है दांडी मार्च, बंगाल का विभाजन, चौरा चौरी कांड या काकोरी कांड। किस वजह से उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चौरा चौरी कांड में होने के कारण जो है यह आंदोलन वापस ले लिया गया था। और असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 की इसकी शुरुआत की गई थी और इसमें जो है 5 फरवरी जो है 1922 को चौरा चौरी नामक स्थान पर जो है गोरखपुर में है ये, वहीं पे हिंसा हो गई थी, जिसके कारण जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और इसी आंदोलन के दौरान उन्होंने कैसरे हिंद की उपाधि भी लौटा दी थी। 7वां प्रश्न देखेंगे, जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? इम्पोर्टेंट है। तो क्या वो जालंधर में, अमृतसर, लुधियाना या होशियारपुर में? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अमृतसर में हुआ था और यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। किस वजह से ये हुआ था? तो 10 अप्रैल 1919 को जो है 2 राष्ट्रवादी नेता थे जिनका नाम था सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, यही गिरफ्तार कर लिए गए थे और इनकी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग जो है ये अमृतसर में है, यहीं पे लोग एक जनसभा किए हुए थे और यहीं पर आकर के ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने पार्क में इकट्ठे हुए लोगों पर जो गोली चला दी थी और जिससे बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसके संबंध में
दीन बंधु एंड्रोज ने कहा था कि यह जानबूझकर की गई हत्या थी। तो अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब 8वां प्रश्न देखेंगे। प्रबुद्ध भारत नामक अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। आपके ऑप्शन है आर्य समाज द्वारा, रामकृष्ण मिशन द्वारा, थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा या ब्रह्म समाज द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन द्वारा ये प्रबुद्ध भारत की शुरुआत, अंग्रेजी समाचार पत्र की शुरुआत की गई थी और इसका प्रकाशन जो है 1896 ईस्वी में किया गया था। एक प्रश्न है कि यह अंग्रेजी में प्रकाशित होता था, ये भी जान लीजिएगा आप। और यह कोलकाता से प्रकाशित होता था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि यह कोलकाता से प्रकाशित होता था। 9वां प्रश्न देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में समाज के समाजवादी ढांचे को कांग्रेस द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था? ऑप्शन आपके हैं वर्धा सत्र, भुवनेश्वर सत्र, नागपुर सत्र या अवाड़ी सत्र। तो आपको बताना है किस अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में समाजवादी ढांचे को अपनाया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा अवाड़ी सत्र में। अवाड़ी अधिवेशन में जो है इस ढांचे को, समाजवादी ढांचे को अपनाया गया था। 10वां प्रश्न देखेंगे। 10वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भारत में सैनिकों की पौधशाला कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट पर लगा लीजिएगा। अवध सैनिकों की पौधशाला किसे कहा जाता है? ऑप्शन हो जाएगा आपका बंगाल, गुजरात, अवध या पंजाब। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अवध प्रांत को जो है सैनिकों की पौधशाला कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इसी प्रांत से जो है आंग्ल भारतीय सेना में सबसे अधिक सैनिक जो है भर्ती किए जाते थे। तो सैनिकों की पौधशाला अवध थी। अब 11वां प्रश्न देखेंगे। 11वां प्रश्न आपका मिलान करना है। अब 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ नेता हैं और उनकी कुछ जगह है जहां से उन्होंने विद्रोह किया था। कुंवर सिंह है, मौलवी अहमदुल्ला है, मंगल पांडे है, जीनत महल है। तो कुंवर सिंह यह कहाँ से जुड़े हुए थे? बिहार से जुड़े हुए थे, जगदीशपुर से, यहीं से उन्होंने विद्रोह किया था। मौलवी अहमदुल्ला जो थे यह फैजाबाद से थे, इन्होंने फैजाबाद से विद्रोह किया था। मंगल पांडे जो है सर्वप्रथम इन्होंने ही विद्रोह इस 1857 के विद्रोह के दौरान किया था बैरकपुर छावनी में। और जीनत महल जो है यह दिल्ली से संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 4। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए का 2, बी का 3 जो हो जाएगा और सी का 4 हो जाएगा, डी का 1। यही सी वाला ऑप्शन इसका आपका सही है। 12वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध प्राच्यविद नहीं था? कौन था जो प्राच्यविद नहीं था? ऑप्शन है एच.टी. कोलब्रुक, एच.एच. विल्सन, एडविन अर्नाल्ड और चार्ल्स ट्रेवेनियर। तो इसका उत्तर हो जाएगा चार्ल्स ट्रेवेनियर जो था ये प्राच्यविद नहीं था और बाकी ये तीनों प्राच्यविद थे। अब नेक्स्ट प्रश्न 13वां देखेंगे। गिफ्ट टू मोनोथिट्स नामक कृति किसने लिखी थी? यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये गिफ्ट टू मोनोथिस्ट रचना जो है ये फारसी में की गई थी और इसके रचयिता यानी इसको किसने लिखा था और इसको बताना है आपको। तो ऑप्शन है राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद। इन चारों में कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय ने इस पुस्तक को लिखा था। इसको तोहफत उल मुहिद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। 14वां प्रश्न देखेंगे।
सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार की किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? सूर्यास्त कानून किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? ऑप्शन है रैयतवाड़ी बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, महलवाड़ी, तालुकदारी बंदोबस्त। तो इसका उत्तर देना है आपको। सूर्यास्त कानून किससे संबंधित था? तो सूर्यास्त कानून जो है अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित था। और इस अस्थाई बंदोबस्त से जो है सबसे ज़्यादा लाभ अगर किसी को हुआ तो जमींदारों को हुआ था। अब 15वां प्रश्न देखेंगे। बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन भारत में एक प्रकार की प्रथम ट्रेड यूनियन थे। इसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है शशिपद बनर्जी, एन एम लोखंडे, एम एन राय या एस एम जोशी। इनमें से कौन थे? तो आपको बताना है। तो एन एम लोखंडे मुंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन के संस्थापक थे और इसकी स्थापना जो है 1890 में की गई थी। 1890 में इसकी स्थापना की गई थी। लोखंडे को जो है भारत में व्यापार संघ आंदोलन के पिता के रूप में भी जाना जाता है। अब 16वां प्रश्न देखेंगे। कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम सभापति कौन था? ऑप्शन है चार्ल्स आयर, जॉन चाइल्ड, जॉर्ज एक्सेंडन, जिराल्ड आंजियर। इन चारों में फोर्ट विलियम का प्रथम सभापति कौन था? तो सबसे पहले ये जान लेंगे कलकत्ता में ही फोर्ट विलियम है। एक प्रश्न इससे बनेगा कि फोर्ट विलियम कहाँ पे है? तो कलकत्ता में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका चार्ल्स आयर जो था इसका पहला सभापति बना था। पहला सभापति इसका बना था चार्ल्स आयर। और 1700 ईस्वी में जो है कलकत्ता पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया था। इसको भी जान लेंगे। यह 1700 ईस्वी में कलकत्ता जो है पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया था। और एक बात और भी जान लेंगे, कलकत्ता जो था 1774 से लेके 1911 तक यह ब्रिटिश भारत की राजधानी भी रहा था। अब आगे प्रश्न 17वां देखेंगे। एल्फिंस्टन कहाँ का गवर्नर था? एल्फिंस्टन कहाँ का गवर्नर था? तो ऑप्शन आपके हैं बम्बई, मद्रास, हुगली या अवध का। कहाँ का गवर्नर था? तो इसका उत्तर हो जाएगा वो बम्बई का गवर्नर था। और यह स्कॉटलैंड का रहने वाला था, ये भी जान लेंगे। एल्फिंस्टन जो है स्कॉटलैंड का रहने वाला था। और यह मुंबई का गवर्नर जब 1819 से लेके 1827 ईस्वी तक रहा था, मुंबई का गवर्नर। अब 18वां प्रश्न देखेंगे। भारत की सर्वप्रथम कागज पर लिखी हुई 1223-24 ईस्वी की हस्तलिखित पुस्तक कहाँ से उपलब्ध हुई है? इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है कि भारत की जो पहली पुस्तक है, कागज पर लिखी गई पुस्तक कहाँ से प्राप्त हुई है सर्वप्रथम, इसको आपको बताना है। तो ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात या बंगाल। कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका यह गुजरात से प्राप्त हुई है। सर्वप्रथम कागज पर लिखी गई यह हस्तलिखित पुस्तक जो है। और अमीर खुसरो ने 13वीं शताब्दी के अंत में इसका उल्लेख भी किया था कि कागज का प्रसार जो है भारत में हो चुका है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका, गुजरात में इसका उत्तर हो जाएगा, गुजरात में यह पुस्तक उपलब्ध हुई थी। अब 19वां प्रश्न देखेंगे। कवि चंडीदास ने किस भाषा की लोकप्रियता में योगदान किया था? चंडीदास महोदय ने किस भाषा की लोकप्रियता में योगदान किया था? तो ऑप्शन है बंगाली, ब्रजभाषा, मैथिली या अवधी। इसका उत्तर हो जाएगा ये बंगाली में इन्होंने योगदान दिया था। बंगाली भाषा में ये बंगाली भाषा के कवि थे। अब अगला प्रश्न देखेंगे। मिलान करना है आपका, मुस्लिम पद है और एक तरफ अर्थ है उसका। तो उस मुस्लिम पद का क्या अर्थ होता है?
एक तरफ सीरा, हदीस, सुन्ना या तफसीर है। अब सीरा का मतलब क्या होता है जान लेंगे। तो ये पैगंबर की जीवनी से संबंधित है। सीरा का मतलब पैगंबर की जीवनी। हदीस क्या होता है? तो पैगंबर के कथनों और कृतियों का अभिलेख होता है यह। सुन्ना क्या होता है? तो सुन्ना का मतलब होता है पारंपरिक सामाजिक प्रथाएं, और तफसीर का मतलब कुरान की व्याख्या होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3 हो जाएगा, ए का 4, बी का 3। तो उसके बाद आपका ये ऑप्शन हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही है इसका ऊपर। अपने शासनकाल के किस वर्ष अकबर ने अपने साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया था? 21 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन है 18वें वर्ष में, 24वें वर्ष में, 32वें वर्ष में या 40वें वर्ष में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 24वें वर्ष में जो है उसने अपने साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया था। 22 नंबर का प्रश्न आपका है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली की गद्दी पर राज्यारोहण के उपरांत समाप्त किए गए कृषि उपकर क्या कहलाते थे? ऑप्शन है सोमधर, अबवाब, मुहद्दिसात या तकावी। ये क्या कहे जाते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अबवाब कहे जाते थे। और सोमधर भी एक कृषि ऋण था, ये इसको जान लेंगे, यह भी एक कृषि ऋण था। और इसके अलावा तकावी भी आपका एक कृषि ऋण था। तो अगला प्रश्न देखेंगे 23वां। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी, सासाराम, आगरा में या दिल्ली में। ये कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। तो शेर शाह का मकबरा यह सासाराम में स्थित है। सूर साम्राज्य का संस्थापक कह सकते हैं शेर शाह सूरी ही थे, और इनका जन्म जो है 1472 ईस्वी में हुआ था। 1472 ईस्वी में होशियारपुर में बजवाड़ा में हुआ था। इनके बचपन का नाम भी आप लोग जानते हैं, पूछता है प्रश्न में। तो इनके बचपन का नाम फरीद खां था। और इनकी मृत्यु कैसे हुई? तो कालिंजर के किले में इनकी मृत्यु हुई थी। उसी को जीतने के क्रम में इनकी मृत्यु हुई थी। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 24वां प्रश्न देखेंगे। भारत में किसके द्वारा तोप और बंदूक का प्रयोग प्रथमतया किया गया था? पहली बार तोप और बंदूक का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बाबर ने या अकबर ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा बाबर ने जो है प्रथम बार तोप और बंदूक का प्रयोग किया था। और यह ऐसा सम्राट था जिसने प्रथम बार तोप और बंदूक का प्रयोग किया था। 25वां नंबर का प्रश्न देखेंगे। सतनामियों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन आपके हैं अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या जहांगीर। किसके शासनकाल में सतनामियों का विद्रोह हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा औरंगजेब के समय में जो है सतनामियों का विद्रोह हुआ था। अब अगला प्रश्न देखेंगे, 26वां प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किस सम्राट ने ट्राय के 178 ग्रेन के चांदी के रुपए की शुरुआत की थी? चांदी के रुपए की शुरुआत किसने की थी 178 ग्रेन का? तो ऑप्शन है इसका बाबर, हुमायूं, शेर शाह या अकबर ने। किसने किया था चांदी के रुपए की शुरुआत? तो यह शेर शाह द्वारा किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा शेर शाह। 27 नंबर का प्रश्न देखेंगे। अकबर के साथ वैवाहिक गठबंधन बनाने वाला पहला कबीला कौन था? अकबर के साथ वैवाहिक संबंध बनाने वाले पहले कबीले कौन थे? ऑप्शन है राठौर, चौहान, कछवाहा या सिसोदिया। तो सिसोदिया राजवंश ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध बनाए थे, और
यही, अरे सॉरी, कछवाहा वंश के, सॉरी कछवाहा वंश के राजवंश ने जो है सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध बनाए थे। कछवाहा, इसका उत्तर हो जाएगा कछवाहा। कछवाहा वंश के राजवंशों ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध बनाए थे। अब 28 नंबर का प्रश्न देखेंगे। मुगल काल में श्रेष्ठ किस्म की नील का उत्पादन कहाँ होता था? मुगल काल में श्रेष्ठ किस्म की नील का उत्पादन कहाँ होता था? तो इसका उत्तर आप देखेंगे, उससे पहले व्याख्या ही ऑप्शन देख लेंगे। बयाना, सरखेज, सेहान, खुर्जा, बयाना, कोइल, सरखेज तेलंगाना खुर्जा और सेहान तेलंगाना खुर्जा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बयाना, सरखेज और सेहान में जो है श्रेष्ठ किस्म की नील का उत्पादन मुगल काल में होता था। अब बयाना सभी लोग जानते हैं, ये गुजरात में है, राजस्थान में है। ये बयाना राजस्थान में है और सेहान जो है, ये सरखेज जो है आपका, ये गुजरात में है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया है। मलिक काफूर ने जो दक्षिण अभियान किया था उसका विवरण किसने दिया है? ऑप्शन है अमीर खुसरो ने, हसन निजामी, मिनहाज ने या जियाउद्दीन बर्नी ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो ने इसका विस्तृत विवरण दिया है और इसका विस्तृत विवरण उन्होंने अमीर खुसरो ने दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 30वां प्रश्न। मोहम्मद तुगलक ने दीवाने कोही नामक एक नए विभाग का सृजन किया, इसका मुख्य कार्य क्या था? दीवाने कोही विभाग का सृजन किसने किया था, इस बात को भी जान लेंगे। तो मोहम्मद तुगलक ने, मोहम्मद तुगलक ने इसका गठन किया था। अब इसका ऑप्शन देख लेंगे। प्रति भूमि को कृषि योग्य बनाना, भू राजस्व का बकाया संग्रह करना, उदंड सरदारों को दंडित करना, राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रति भूमि को कृषि योग्य बनाना। यही इसका मुख्य उद्देश्य था दीवाने को ही बनाने का। तो दीवाने को ही यह भूमि सुधार से संबंधित था और इसकी स्थापना जो है यह मोहम्मद तुगलक ने की थी। उसने कृषि ऋण भी उपलब्ध कराया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिकंदर एसानी की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी? ऑप्शन है बलबन, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी ने। तो इसका उत्तर बताना है किसने इस उपाधि को धारण किया था। तो सिकंदर ईसानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था, जिसका अर्थ होता है दूसरा अलेक्जेंडर यानी सिकंदर। अब 32वां प्रश्न देखेंगे। 32 नंबर का प्रश्न देखेंगे। अलाउद्दीन द्वारा दिल्ली में मध्य निदेश के आदेश का प्रमुख कारण क्या था? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उसने किस वजह से जो है, इसका उत्तर हो जाए आप देखेंगे कि ये पूछ रहा है कि मध्य निदेश के आदेशों का कारण था आर्थिक, नैतिक, राजनैतिक या धार्मिक, कौन से कारण थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका राजनैतिक कारणों से उसने ऐसा किया था। निम्नलिखित में से किसने अपनी रचना प्रमुखता शेरशाह सूरी पर केंद्रित की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शेरशाह सूरी पर अपनी रचना किसने केंद्रित की थी? ऑप्शन आपका है अब्दुल हमीद लाहौरी, याह्या सरहिंदी, अब्बास खां सरवानी, मोहम्मद कासिम फरिश्ता। इसका उत्तर बताना है आपको। तो अब्बास खां सरवानी ने जो है अपनी रचना शेरशाह सूरी पर केंद्रित की थी और इसकी रचना का नाम क्या था? तारीख़ शेरशाही। तारीख़ शेरशाही इसकी रचना का नाम था। तारीख़ शेरशाही इसकी रचना का नाम था और यह अकबर के आदेश पर लिखी गई थी। ये भी जान लेंगे, यह अकबर के आदेश पर लिखी गई थी। अब 34 नंबर का प्रश्न देखेंगे। पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किसने किया था? यह भी इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन है बर्नी, अलबरूनी, इसामी या सरहंदी ने। किसने किया था? तो पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद आपका अलबरूनी ने किया था। अलबरूनी ने
इसको किया था। और 35 नंबर का प्रश्न देखेंगे, जौनपुर में सरकी राज्य स्थापित किया था। ऑप्शन है अहमदुल्ला मोहम्मद शाह, अबू बकर शाह, मलिक सरवर या मलिक मुबारक ने। किसने किया था इसको बताना है आपको। तो इसका उत्तर हो जाएगा मलिक सरवर ने जौनपुर में सरकी राज्य की स्थापना की थी। मलिक सरवर ने इसकी स्थापना की थी। अब जान लेंगे कि जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है अपने भाई जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जो है, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जो है ये जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और जौनपुर गोमती नदी के तट पर स्थित है। अब 36 नंबर का प्रश्न देखेंगे, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है दिल्ली, पटियाली, बदायूं या मेरठ। कहाँ पे अमीर खुसरो का जन्म हुआ था आपको बताना है। तो अमीर खुसरो का जन्म जो है आपका कहाँ हुआ था ये बताना है आपको। तो पटियाली में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। 1253 ईस्वी में जो है इसका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था, जो अब कासगंज जिले में है। खुसरो को तोताए हिंद भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन निजामुद्दीन औलिया का शिष्य नहीं था। आपको बताना है निजामुद्दीन औलिया का शिष्य कौन नहीं था। अमीर खुसरो, बरनी, शेख जमालुद्दीन या मीर हसन दहलवी। इनमें से कौन निजामुद्दीन औलिया का शिष्य नहीं था। तो इसका उत्तर हो जाएगा शेख जमालुद्दीन जो है इनके शिष्य नहीं थे, बल्कि ये बाबा फरीद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के शिष्य थे। 38 नंबर का प्रश्न देखेंगे, कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति किस भाषा में उत्कीर्ण है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाथी गुम्फा प्रशस्ति किस भाषा में उत्कीर्ण है। कलिंग नरेश। अब एक आप प्रश्न यहाँ बनेगा कि हाथी गुफा प्रशस्ति जो है अभिलेख जो है किससे संबंधित है। तो ये खारवेल से। और यह किस भाषा में लिखी गई है तो आपको बताना है। ऑप्शन है पाली, संस्कृत, तमिल या प्राकृत भाषा में किस में इसको लिखा गया है। तो आपको बताना है इसका। तो यह प्राकृत भाषा में यह उत्कीर्ण है। यह प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण की गई है। और इसको एक तिथि रहित अभिलेख भी कहा जाता है। एक प्रश्न ये भी पूछेगा कि हाथी गुफा अभिलेख जो है इसको एक तिथि रहित अभिलेख भी कहा जाता है। तिथि रहित अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख को तिथि रहित अभिलेख भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर का देखेंगे, लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन है अली, किरमज, मसूद, खुसरो मलिक या सुबुतुद्दीन। तो इसका उत्तर हो जाएगा खुसरो मलिक जो है यह गजनी वंश का अंतिम शासक था। 40 नंबर का प्रश्न देखेंगे, उत्तर मेरूर अभिलेख में सभा के गठन का विवरण किसके शासनकाल से संबंधित है। ऑप्शन है राजराज चोल, राजेंद्र चोल, कुलोत्तुंग चोल या परांतक चोल। उत्तर मेरूर अभिलेख पहले किससे संबंधित इसको जान लेंगे। तो यह आपका हो जाएगा उत्तर इसका परांतक चोल से यह संबंधित है। और इसके परांतक चोल जो है ये परांतक प्रथम भी कह सकते हैं इसको। इसके दो अभिलेख थे 919 में और 921 में। यह उत्तर मेरूर में मिले इसके दो अभिलेख। और यहीं से जो है इसका सभा के गठन का विवरण मिलता है। और इसमें जो है ये सभा या महासभा जो होती थी ये गाँव में होती थी। ऐसे गांवों को ब्रह्मदेव अथवा मंगलम भी कहा जाता था। और अग्रहार ग्रामों में जो है ये विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा परांतक चोल जो है ये इससे संबंधित है उत्तर मेरूर अभिलेख से। 41 नंबर का प्रश्न, किस चोल शासक ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई थी। ऑप्शन है राजराज प्रथम, सुंदर चोल, गंडरादित्य या राजेंद्र चोल ने। किसने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई थी, किस चोल शासक ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजराज प्रथम ने जो है सर्वप्रथम भूमि की पैमाइश जो है किस सन में कराई थी। तो 1000 ईस्वी में इसने भूमि की पैमाइश
करवाए थे। और उस समय आय राज्य के आय का प्रमुख साधन भी था, इसलिए उसने भूमि की पैमाइश कराई। अब 42 नंबर का प्रश्न देखेंगे। प्राकृत प्रकाश का लेखक कौन है? प्राकृतिक प्रकाश का लेखक कौन है? ऑप्शन है पतंजलि, पाणिनि, वररुचि या अमर सिंह। तो इसका उत्तर हो जाएगा वररुचि। वररुचि इसके लेखक हैं। वररुचि जो थे ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे और इन्होंने ही प्राकृत प्रकाश को लिखा था। 43 नंबर का प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र पर चंद्रगुप्त प्रथम का शासन नहीं रहा था? ऑप्शन है प्रयाग, साकेत, वैशाली या मगध। कहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम का शासन नहीं था? तो इसका उत्तर हो जाएगा वैशाली में उसका शासन नहीं था। चंद्रगुप्त प्रथम जो था इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। यह गुप्त वंश का तीसरा और प्रथम महान शासक था, जिसने जो है महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। महाराजाधिराज की उपाधि जो है इसने धारण की थी और गुप्त संवत का संस्थापक भी इसको माना जाता है। 44 नंबर का प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक देशी रियासत के संविधान का प्रारूप महात्मा गांधी द्वारा तैयार किया हो गया? तो इस प्रश्न को आपने देखा नहीं होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत कम लोग ही इसको जानते होंगे। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। अवध, बड़ौदा, जामनगर या मैसूर। महात्मा गांधी द्वारा यह वहाँ के रियासत जो इन चारों में से किसी एक रियासत का संविधान तैयार किया गया था, उसका प्रारूप तैयार किया गया था। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा अवध रियासत जो थी, यह इसका अपन संविधान का जो प्रारूप था महात्मा गांधी द्वारा तैयार किया गया था। 45 नंबर का प्रश्न देखेंगे। कौन सा सही कालक्रम में है? ये वंशों का देखना है कि कौन सा वंश पहले आया कौन बाद में आया, उसी को देखना है। तो ऑप्शन पहला है मौर्य, कुषाण, हर्यक, गुप्त। हर्यक, मौर्य, कुषाण, गुप्त। हर्यक, कुषाण, गुप्त, मौर्य या कुषाण, हर्यक, मौर्य, गुप्त। कौन सबसे पहले आए थे? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा कि सबसे पहले आपका जो है ये बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हर्यक राजवंश जो है सबसे पहले हुआ था। यह जो है इसका शासन काल जो है 544 से लेके ईसा पूर्व से लेके 412 ईसा पूर्व तक था। मौर्य वंश का शासन काल जो था यह आपका 323 ईसा पूर्व से 323 बीसी से 184 बीसी तक था। कुषाण और गुप्त वंश का कार्यकाल, गुप्त वंश का देखेंगे। गुप्त वंश का जो था 319 से लेके 319 ईस्वी से लेके 550 ईस्वी तक था इसका कार्यकाल, इसका जो समय था कालक्रम। अब 46 नंबर का प्रश्न देखेंगे। किस स्थान से कपिल वस्तु महाविहारे अंकित सील प्राप्त हुई है? कपिल वस्तु महाविहारे सील जो है अंकित प्राप्त हुई है। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहाँ से यह प्राप्त हुई है? तो इसका उत्तर हो आप देखेंगे उससे पहले ऑप्शन देख लेंगे। पिपरावा, काशी, देवदा या सालवन। कहाँ से ये प्राप्त हुई है? कपिल वस्तु महाविहारे लिखे अंकित सील। तो यह पिपरावा से प्राप्त हुई है और यह वहाँ पे यह चीज़ें लिखी गई है। और यह पिपरावा कहाँ पे है? तो सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जनपद के नौगढ़ तहसील में जो है यह पिपरावा स्थित है और यहाँ पे ये कपिल वस्तु महाविहारे लिखी अंकित सील मिली है। अब 47 नंबर का प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित शासकों में से कौन जैन धर्म का संरक्षक थे? कौन जैन धर्म के संरक्षक थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, तो इसको बताना है आपको। तो शिशुनाग, खारवेल या चंद्रगुप्त मौर्य, इन तीनों में कौन थे? ऑप्शन है 1 2 3, 1 2 2 3 या 1 3। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 और 3। खारवेल और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे यह जैन धर्म से संबंधित थे, इनके धर्म के संरक्षक थे। 48 नंबर का प्रश्न देखेंगे।
तमसो माँ ज्योतिर्मय, यह हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, यह निम्नलिखित में से किस उपनिषद से आता है? तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यह उक्ति जो है किस उपनिषद में है? ऑप्शन है छांदोग्य, मांडूक्य, मुंडक, बृहदारण्यक उपनिषद। तो किसमें है यह? तो इसका वर्णन जो है बृहदारण्यक उपनिषद में प्राप्त होता है, और इसी उपनिषद में जो है याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का उल्लेख मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है, इसको भी जान लेंगे। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है, इसको भी जान लेंगे। और यहीं से याज्ञी गार्गल याज्ञवल्क्य संवाद का भी उल्लेख मिलता है। 49 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 16 महाजनपद काल में वज्जी संघ की राजधानी कौन सी थी? वज्जी संघ की राजधानी पूछ रहा है। ऑप्शन है वैशाली, चंपा, कुशीनगर या मथुरा। इसमें से कौन थी वज्जी संघ की राजधानी? तो वैशाली जो थी वज्जी संघ की राजधानी थी 16 महाजनपदों में। और यह जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। किस वैदिक पाठ्य के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता है? वेदांत किसे कहा जाता है? सीधा सीधा जानिए आप, इसमें पूछने का तात्पर्य आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण या स्मृति, किसको कहा जाता है वेदांत? तो उपनिषदों को जो है वेदांत कहा जाता है। भारत में प्रथम पूरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज का, जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन आपका है बार्किट, डे टेरा पैटरसन, आर बी फ्रूट और एच डी सांकलिया। किसको दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आर बी फ्रूट, यानी रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को जो है भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक माना जाता है। और 1863 ईस्वी में इन्होंने सर्वप्रथम जो है जो उपकरण पूरा प्रस्तर युगीन उपकरण की खोज की थी वह हैंड एक्स था। क्या था? हैंड एक्स था। और यह कहाँ से खोजा था उन्होंने? तो मद्रास के पल्लवरम से जो है इसकी खोज की थी उन्होंने। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है वर्णात्मक, चित्रात्मक, ध्वनिबोधक या शब्दांश। किस लिपि का प्रयोग आपका इसमें किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया है। और सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह या 250 से 400 तक अक्षर हैं। और यह सेलखड़ी की आयताकार मोहरों ताबों के गुरिकाओं पर मिलते हैं। और यह लिपि जो है भाव चित्रात्मक है, कह सकते हैं इसको। यह आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। 53 नंबर का देखेंगे प्रश्न। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन राखालदास बनर्जी, आर.एन. स्टाइन, डी.आर. भंडारकर या एन.जी. मजूमदार। कौन मोहनजोदड़ो गया था उसके बारे में आपको बताना है। तो राखालदास बनर्जी जो थे, आर.डी. बनर्जी मोहनजोदड़ो जाने वाले व्यक्ति थे। 1921-22 ईस्वी में जो है सर्वप्रथम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। और इसीलिए सबसे पहले हड़प्पा की खोज की गई थी, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 54 नंबर का देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके राज्य के अंतर्गत खर, पल्लाड़ तथा वनस्फर 2 क्षत्रप शासन करते थे? इसका ऑप्शन कनिष्क, कडफिस प्रथम, कालोफड़ द्वितीय या हुविस्क। किसके शासनकाल में? तो इसका उत्तर हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में जो है यह खर, पल्लाड़ तथा वनस्फर 2 क्षत्रप शासन करते थे। 55 नंबर का प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने यह विचार व्यक्त किया कि आर्यों ने भारत में पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जानेंगे। तो ग्रिफिथ महोदय या फ्रांसिस या व्हीलर या मैक्स मुलर। किसने कहा था?
तो आप इसको जानेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा व्हीलर ने इसको कहा था कि इस उक्ति को कहा था। 56 नंबर का प्रश्न देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन 1921, 1933, 1917 या 1941। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई थी? तो 1921 ईस्वी में जो है यह दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी स्थल हड़प्पा की खोज भी की थी, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज भी की थी। 57 नंबर का प्रश्न देखेंगे। प्रागैतिहासिक चित्रकला के उदाहरण मिलते हैं अजंता की गुफाओं में, बाघ की गुफाओं में, एलोरा की गुफाओं में या भीमबेटका के सलासरों में। कहाँ पे मिलते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा भीमबेटका के सलासरों में जो है यह प्रागैतिहासिक चित्रकला के उदाहरण मिलते हैं। और यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया है। विश्व विरासत सूची में जो है किसने शामिल किया है? यूनेस्को द्वारा इसको शामिल किया गया है भीमबेटका के शैलाश्रयों को। 58 का प्रश्न देखेंगे। 58 नंबर का प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर शिल्प में विष्णु का बड़ा अवतार दर्शाया गया है? ऑप्शन है आपका उदयगिरी गुफा विदिशा, एलोरा गुफा औरंगाबाद, हाथी गुफा भुवनेश्वर, एलिफेंटा गुफा मुंबई। कहाँ पे ये शामिल किया गया? तो उदयगिरी गुफा विदिशा में जो है यह विष्णु की बड़ा अवतार को दर्शाया गया है इसी स्थल पे। 59 का प्रश्न देख लेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई थी? ऑप्शन दमदमा, राखीगढ़ी, सराय नहार, हथनौरा। कहाँ पे किया गया था इसका? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका हथनौरा में जो है यह होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई थी। हथनौरा कहाँ पे है? यह मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश में, एमपी में है। हथनौरा मध्य प्रदेश में है और इसकी खोज का श्रेय जो है अरुण सुकन्या को प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारत के नियोलिथिक स्थिरीकरण की तिथि लगभग है 8000 BC, 6000 BC, 7000 BC या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ये 7000 BC। ये नियोलिथिक स्थिरीकरण की तिथि है 7000 BC। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। मुगल कालीन भारत में मुख्य रूप से ऑप्शन है एक वर्ष में एक फसली अर्थव्यवस्था, एक वर्ष में 2 फसल, एक वर्ष में 3 फसल, एक वर्ष में 4 फसल। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक वर्ष में 2 फसल की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी मुगल कालीन भारत में। 62 नंबर का प्रश्न देखेंगे। मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस राजवंश की विशेषता है? किस राजवंश में जो है मकबरों की आकृति जो है अष्टभुजा आकार की बनाई जाती थी? ऑप्शन खिलजी, तुगलक, सैयद या लोधी वंश। तो लोधी वंश के अंतर्गत जो है यह अष्टभुजाकार आकृति के मकबरे बनाए जाते थे। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे। गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ, करतार सिंह की सराबा को फांसी, कामागाटामारू घटना, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ जो है यह गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे प्रमुख कारण था। वीडियो आपको कैसा लगा है? वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे सभी लोग इससे संबंधित जो भी लोग हैं वो सब लोगों को यह वीडियो आसानी से उपलब्ध हो जाए। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नेक्स्ट में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।